हेलो एवरीवन। आज से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले, दैट इज कैपेसिटर। राइट। तो कैपेसिटर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले पढ़ना है, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स। हालांकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोगों ने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा था। स्टेट बोर्ड के सिलेबस से देखा जाए तो ये 11th का पार्ट है। थोड़ा सा ये रिवाइज करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल से ही आपका कैपेसिटर स्टार्ट होता है, इसे समझ लेना। तो मटेरियल को आप लोग तीन टाइप में क्लासिफाई कर सकते हो, तीन कैटेगरी के अंदर। वो कौन से कैटेगरी है, तो आई विल राइट हियर। एक होता है, सबसे पहला कैटेगरी है कंडक्टर, राइट, एंड सेकंड कैटेगरी है वो है इंसुलेटर। एक कैटेगरी है कंडक्टर और एक कैटेगरी है इंसुलेटर, राइट। ये थर्ड कैटेगरी क्या है, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? ऐसा मटेरियल जो कंडक्ट करता है, राइट, मीन्स इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो इंसुलेटर है ना, इट हैज, याद रखो, इट हैज नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन, लगभग जीरो ही माना जाता है। इट हैज नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो दोनों केस में किस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया कंडक्टर को एंड इंसुलेटर को? इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज नेग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के अंदर। उसके बाद इसका जो कंडक्टिविटी है, हम लोग दो पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पर। एक है कंडक्टिविटी एंड एक पॉइंट है रेजिस्टिविटी। पहला पॉइंट है कंडक्टिविटी, सेकंड पॉइंट है रेजिस्टिविटी। तो इसका जो कंडक्टर का कंडक्टिविटी होता है, देखो, बहुत हाई होता है। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, तो मतलब को कंडक्टिविटी उसका क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। एंड रेजिस्टिविटी जो होगा उसका बहुत कम होगा, दैट इज रेजिस्टिविटी इज वेरी वेरी लो। एंड यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल उल्टा होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, लो होगा, एंड इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, हाई होगा। जैसे मुझे अगर मान लो मेरा प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है कि मुझे मान लेना ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा कंडक्टिविटी चाहिए, तो मैं कंडक्टर का यूज़ करूंगा। मुझे अगर करंट नहीं चाहिए तो उस केस में मैं किसका यूज़ करूंगा, इंसुलेटर का यूज़ करूंगा, राइट। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, मेटल्स लिख सकते हो, राइट। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, ये सारे एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और एक पार्ट होता है जो है सेमीकंडक्टर। हालांकि ये आपको अलग से एक टॉपिक ही है, तो उसके अंदर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड कैटेगरी है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स हुज प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो एक कंडक्टर है, एक इंसुलेटर। अभी यहाँ पे एक वर्ड लिखा था, फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो देखो, अगर किसी भी एक एटम का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, किसी भी एलिमेंट का, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिवॉल्व हो रहा है, तो इसके जैसे ऑर्बिट है। इसके रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। एवरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो ये सारे ऑर्बिट है। अभी हमें पता है कि these electrons are bound to the nucleus by an energy called as binding energy। सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसका होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का। इस आप लोग ओरिजिन से, सेंटर से, न्यूक्लियस से अगर दूर चले जाओगे तो क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू घटते जाता है। मतलब जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होगा। तो उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब उसको हम लोग इजीली बाहर निकाल सकते हैं। मतलब एक बार अगर ये बाहर निकला तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन कौन बन सकता है इजीली, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इजीली फ्री बन सकता है यहाँ पर, राइट, क्योंकि उनका बाइंडिंग एनर्जी सबसे कम होता है। तो जनरली ये जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट का, उसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन है। इससे जो बाहर निकलेगा वो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन।
एंड ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है उसे कहा जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए बहुत सारा एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है मान लो, राइट, कोई भी एक मेटल ले लो, उसको अगर आप लोगों ने थोड़ा सा बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड किया तो उसमें से करंट फ्लो होता है, बट अगर वुड है तो वुड के अंदर करंट फ्लो नहीं होता, राइट। कोई मान लो ट्री है, जैसे ये मार्कर है, इसमें से करंट फ्लो होता है क्या? नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटर, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, राइट। करंट कौन देता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये इंसुलेटर आपको करंट नहीं देगा। तो किस केस में इंसुलेटर आपको करंट देगा? तो आपको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी वो आपको करंट देने वाला है। तो ये ऐसा बहुत रेयर केस होता है। ये कब पॉसिबल है? जब इसके अक्रॉस आप लोग बहुत ही हाई एनर्जी अप्लाई करोगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो ही इसमें से करंट फ्लो होगा, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं कि पेड़ के ऊपर अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रहा है तो क्या होता है? पेड़ जल जाता है। बेसिकली वहां पे क्या होता है, जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, लाइटनिंग क्या होता है वहां पर? हाई वोल्टेज का सोर्स है वो, जैसे उसके ऊपर हाई वोल्टेज गिरेगा उसमें से करंट फ्लो होगा। एंड करंट फ्लो होता है तो किसकी वजह से करंट फ्लो होता है? पेड़ के अंदर, तो होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के अंदर, राइट। तो याद रखो, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, राइट। एंड अगर ये वाला आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है तो उसको बाहर निकालना है तो उसको कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये है आपका बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, राइट। ओके, तो ये अभी जो इंसुलेटर है ना, ये इंसुलेटर को ही हम लोगों ने और एक नाम दिया है, दैट इज डाई इलेक्ट्रिक। इंसुलेटर क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक होता है। जैसे आप लोगों ने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, देखो कूलम्स लॉ में F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो उसमें जो एप्सिलॉन आर था उसे क्या लिखा था तुम लोगों ने? रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो एक्चुअल में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है? इंसुलेटर का कांस्टेंट है। अभी ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाई इलेक्ट्रिक का मीनिंग क्या है वो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट। तो बेसिक तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब कुछ नहीं, इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसका कंडक्टिविटी बहुत कम है, जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, राइट। चलो लिखो हेडिंग, एवरीवन राइट डाउन हेडिंग डाइलेक्ट्रिक्स, राइट। ओके, अभी यहां से देखो ये डाइलेक्ट्रिक का यूज हम लोग आगे जाके कहां पे करेंगे? कैपेसिटर के अंदर। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? बेसिकली डाइलेक्ट्रिक्स आर दी इंसुलेटर्स, राइट। इंसुलेटर का एग्जांपल वुड, प्लास्टिक। अभी ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके भी दो टाइप है हमारे पास। कितने टाइप? दो टाइप। एक होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड एक होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। जैसे आपके पास मॉलिक्यूल है ना, पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बस वही है, वही हमें डिस्कस करना है। तुम लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पहले से डिस्कस करके रखा है। तो जो डाइलेक्ट्रिक है इसके क्या है? दो टाइप है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक किसके बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है यहाँ पर? तो इसके डाइपोल मोमेंट पे। तो ऐसे एलिमेंट जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, नो डाइपोल मोमेंट, P मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसे क्या कहा जाता है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पोलर डाइलेक्ट्रिक? जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन 0 होता है उसे कहा जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है पोलर एंड नॉन पोलर को क्लासिफाई करने का। पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट क्या है? 0 है। एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक का डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन 0 है, राइट। अगर इसको ही आपको इसका डेफिनेशन लिखना है, ये जो आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो उसका डेफिनेशन क्या आता है? देखो, अ मॉलिक्यूल इन विच center of mass of the positive charge coincides with
coincides with center of mass of negative charge is called as non-polar molecule, right? एंड इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो डेफिनेशन कैसे आता है? सिंपल, इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड with negative charge is called as polar molecule। तो मॉलिक्यूल के डाइलेक्ट्रिक के दो टाइप, एक है नॉन पोलर और एक है पोलर, राइट? जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है उसे नॉन पोलर कहा जाता है, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है उसे पोलर कहा जाता है, राइट? तो यहाँ पर क्या है, देखो, अगर सेंटर ऑफ मास में देखा जाए डेफिनेशन, अ मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट? इसका जो एग्जांपल है नॉन पोलर का वो है हाइड्रोजन। वो क्या है एग्जांपल? हाइड्रोजन, राइट? ये एक हाइड्रोजन का एलिमेंट मान लो, ये क्या होता है? पॉजिटिव H पॉजिटिव, और यहाँ पर है एक H पॉजिटिव, राइट? तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना है? यहाँ पर डाइपोल क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी ये दोनों भी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब नेट डाइपोल मोमेंट तो कितना है इसका? जीरो है, राइट? अभी इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये क्या हुआ? ये जो एग्जाम्पल है आपका, किसका एग्जाम्पल है? नॉन पोलर का एग्जाम्पल है। अभी पोलर का जो एग्जाम्पल होता है, देखो, हम लोग लिख सकते हैं पोलर का, अगर इधर हाइड्रोजन है तो इधर CO2 तो इधर ही चला जाएगा, HCl ले लो। क्या है आपके पास? HCl इज एग्जाम्पल ऑफ किसका? पोलर का। H पॉजिटिव होता है, Cl क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये एग्जाम्पल किसका है? पोलर मॉलिक्यूल का है। ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, राइट? तो ये डेफिनेशन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट? तो किस बेसिस पे क्लासिफाई किया हम लोग ने डाइलेक्ट्रिक को? ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मीन्स नो डाइपोल मोमेंट। नो डाइपोल मोमेंट मतलब कितना? जीरो। एग्जाम्पल क्या है? H2। पोलर का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नॉन जीरो। एग्जाम्पल क्या है? HCl। H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है, एंड डाइपोल का तो कंडीशन वही है ना, एक पॉजिटिव होता है एंड एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। अभी ये जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है, एक पोलर एंड एक है नॉन पोलर, उसको हम लोग क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने के बाद उसका बिहेवियर चेक करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसे होगा, राइट? चलो, राइट डाउन हेडिंग, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स when placed in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके अंदर रख रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। तो अभी कौन सा डाइलेक्ट्रिक रखेंगे? दोनों रख के देखते हैं, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर, राइट? तो दोनों डायग्राम साथ में बनाता हूं तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ये पोलर एंड नॉन पोलर कैसे बिहेव करता है। पहले हम लोग देखेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए, राइट? उसके साथ साथ पोलर के लिए भी देखा जाएगा। तो मेरे पास दो डाइलेक्ट्रिक है, एक नॉन पोलर एंड एक है पोलर, राइट? उसका हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट लिया मान लो। नॉन पोलर मतलब क्या होता है? जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है? जीरो है। तो यहाँ पे मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। पहले क्या माना गया कि जो दोनों भी आपके पास डाइलेक्ट्रिक है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने नहीं रखा। अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो है। तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कैसे होगा? देखो, ये मान लो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर क्यूब लिया, क्यूबॉइड लिया जिसके पास वॉल्यूम है, छोटा सा एलिमेंट लिया, राइट? जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड का छोटा सा पार्ट लिया हम लोगों ने, ये भी क्या इंसुलेटर ही है ना, तो इसका छोटा सा पार्ट लिया और वो ये मान लो इसका वॉल्यूम कितना है? V है। इसको कहाँ पे रखा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिसका वैल्यू कितना है? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। अभी ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, मतलब इसके अंदर क्या होगा? देखो, जितने भी मॉलिक्यूल है वो कैसे मिलेंगे आपको? ये कुछ ऐसे मिलने वाला है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी ये है पॉजिटिव
नेगेटिव, राइट। डाइपोल है, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। नाउ वी नो दैट फॉर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ये आपका जो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, आपके पास जीरो ही होता है ना, राइट, इसलिए तो नॉन पोलर कहा जाता है। हालांकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना है यहाँ पर, जीरो है, राइट। ओके, चलो अभी आते हैं पोलर के पास। पोलर के केस में क्या होता है, देखो अगर एक सिंपल पोलर मॉलिक्यूल लिया जाए, एक पोलर मॉलिक्यूल लिया जाए तो उसके पास डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये होगा कैसे, देखो ये मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इसका एक पॉजिटिव चार्ज, इसका एक नेगेटिव चार्ज, एक मॉलिक्यूल है, इसका एक पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, एक मॉलिक्यूल है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक मॉलिक्यूल है, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। अभी देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी एक रैंडम ओरिएंटेशन बनाया है मॉलिक्यूल का। कैसे, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस टू माइनस, हर जगह पे प्लस टू माइनस आएगा। ऐसा क्यों बनाया है, बिकॉज जो मॉलिक्यूल है ना, पोलर मॉलिक्यूल, इंडिविजुअली देखा जाए तो हर मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ आपके पास आपको उसका डाइपोल मोमेंट मिलने वाला है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है वहां पर, नॉन जीरो होता है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर का अगर आप लोग डिस्कशन करोगे तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, ऑल दी डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, ऐसा कोई उनका फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। इसीलिए यहां पर भी नेट डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा है यहाँ पर, जीरो, राइट। जैसे मान लो एक क्लासरूम है, राइट, क्लासरूम के अंदर बच्चे बैठे हैं, टीचर नहीं है, तो जितने भी बच्चे बैठे हैं क्लासरूम के अंदर, अगर उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है वहां पर, तो ये क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे या मस्ती करेंगे वहां पर, तो मस्ती करने वाले। मतलब जो नेट इफेक्ट है, जिस काम के लिए आए वो काम हो रहा है क्या वहां पर, नहीं हो रहा है। तो नेट इफेक्ट कितना है, जीरो। मतलब इंडिविजुअली देखा जाए तो उनके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, बट कुछ ना कुछ उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट सब लोग क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल करेंगे। सो नेट डाइपोल मोमेंट यहां पर कितना आएगा, जीरो आएगा, राइट। तो दोनों केस में देखो, पोलर रहने दो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक रहने दो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो डाइपोल मोमेंट भी दोनों केस में कितना आएगा, जीरो आएगा, राइट। अभी ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लेना नॉन जीरो है, यहां से अपना ओरिजिनल स्टोरी स्टार्ट होता है। तो मान लो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, ऐसे ये ई नॉट है, इसके लिए भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ई नॉट है। अभी इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये जो ऊपर वाला डाइपोल है यहां पे रखा, ये वाला भी यहां पे रखा हम लोगों ने। तो अभी क्या होगा, देखो यहां पर इसके अंदर जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उनका बिहेवियर कैसा होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा, राइट। जैसे ही हम लोगों ने ये डाइपोल को, अभी एक के लिए मैं बता देता हूँ डिटेल में, पॉजिटिव नेगेटिव है, ऐसा है मान लो ओरिएंटेशन। तो अभी ये देखो ये हो गया, कौन सा कैटेगरी आ गया जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो डाइपोल है उसके ऊपर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, उसकी वजह से डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो जितने भी डाइपोल है सारे डाइपोल रोटेट हो गए एंड फाइनली दे विल ओरिएंट देयरसेल्फ इन दिस डायरेक्शन। ये कुछ देखो ये ऐसे आएगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, सारा नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, राइट। पहले कैसा था, रैंडम था, अभी क्या है, सारा पॉजिटिव एक जगह पे, सारा नेगेटिव एक जगह पे। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, अभी एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है उसे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग, यहाँ पर पोलर हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगेन हमें पता है कि ये जो डाइपोल है, डाइपोल क्या होगा, रोटेट होगा, जिसकी वजह से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज राइट में, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट में आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे बनेगा डायग्राम, सारा चार्ज पॉजिटिव राइट में जा रहा है, सारा नेगेटिव कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज
इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। टर्मिनोलॉजी समझ के ले लो, बाद में इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड उसकी वजह से देखो ये जो चार्जेस, पॉजिटिव सारा लेफ्ट राइट पे जा रहा है, नेगेटिव सारा लेफ्ट पे आ रहा है, इसे ये चार्जेस को कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस। क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड चार्जेस। अभी थोड़ा पोलर में दोनों डायग्राम कंपेयर करो, बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायग्राम, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डायग्राम। बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो था, सारे डायपोल का ओरिएंटेशन क्या था, रैंडम था। सारे डायपोल का ओरिएंटेशन क्या था, रैंडम था। मतलब क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब लोग मस्ती कर रहे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना है, 0 है, राइट। ओके, जैसे ही हम लोगों ने इस डायपोल, इस डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जैसे क्लास के अंदर टीचर एंट्री करता है, तो उस केस में बच्चों का मस्ती कम होता है, सबका कंसंट्रेशन कहां पे होता है, बोर्ड पे है। तो वैसे ही हो जाएगा ऐसे, क्यों, क्योंकि वो जो टीचर का जो इन्फ्लुएंस है, टीचर का इन्फ्लुएंस है, जो फोर्स है, उसकी वजह से सारे डायपोल, सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में देखते हैं, टीचर की तरफ, बोर्ड की तरफ। वैसे ही हो रहा है यहां पर। सब लोगों ने, जो भी आपके डायपोल थे, सब लोगों ने अपना ओरिएंटेशन क्या किया, चेंज किया। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, और टॉर्क की वजह से वो रोटेट होगा, और रोटेट होगा तो सारा पॉजिटिव चार्ज राइट पे, सारा नेगेटिव चार्ज लेफ्ट पे, राइट। तो ये सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एज सारा पॉजिटिव राइट में है, सारा नेगेटिव लेफ्ट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक, जो कहां से कहां जाता है, राइट टू लेफ्ट जाता है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, and these charges are called as induced charges। क्या कहा जाता है, induced charges। तो यहां पर अभी क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी आपका नॉन जीरो है, एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, नॉन जीरो है, राइट। तो पहले सिंपल, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को रखा, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, उसका नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। कोई डाउट इसमें? अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहां पर, अभी ये स्टोरी दोनों के लिए, जो थ्योरी है दोनों के लिए वैलिड है, पोलर नॉन पोलर डजंट मैटर। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो यहां पर कि ये जो डायपोल थे आपके पास, राइट, पहले तो रैंडम ओरिएंटेशन था उनका। जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, वो रोटेट हो रहे, तो कितना रोटेट हो गए। अभी मान लो ये ऐसा डायपोल है, ये 30 डिग्री रोटेट होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, कितना रोटेट होगा, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है ई नॉट के ऊपर। क्योंकि देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। पी कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ई है। तो जितना ज्यादा ई का वैल्यू होगा उतना ज्यादा टॉर्क का वैल्यू होगा, उतना ज्यादा आपको रोटेशन मिलेगा। तो ये जो रोटेशन है, डायपोल का मोमेंट है, वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड है। तो अभी यहां पर एक फॉर्मूला आने वाला है, दो फॉर्मूला आने वाले हैं। वो कैसे फॉर्मूला है, देखो। तो जो डायपोल का मोमेंट हो रहा है, अभी ये जो डायपोल है, ये सारे के सारे डायपोल एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में है ना। ये जो बॉडी है ये क्या है, 3D बॉडी है, वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कितना है, v है। तो ये जो डायपोल का जो यहाँ पर मोमेंट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उसे लिखा जाता है, एक क्वांटिटी है जिसका नाम है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्या होता है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, क्या है फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ये डेफिनेशन पोलराइजेशन का, राइट। मतलब ये रोटेट हो रहा है, मतलब वो पोलराइज हो रहा है, किसकी वजह से, ई नॉट की वजह से। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अच्छा डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L। 11 का याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है, वॉल्यूम V है। तो इसका अगर ऐसा यूनिट लिखने जाओगे आप लोग, तो ऐसा यूनिट क्या आएगा, इसका चार्ज कूलम, एंड ये क्या है, मीटर, ये मीटर क्यूब, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर आएगा।
इवन तुम लोग इसका डायमेंशन भी लिख सकते हो। इसका डायमेंशन क्या आएगा यहाँ पर, डायमेंशन ऑफ पोलराइजेशन इज, कूलम का डायमेंशन क्या होता है I1 T1 मीटर, अच्छा मीटर टू द पावर -2 है ना, ऊपर जाएगा, L का पावर -2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन है, पोलराइजेशन का, राइट। तो पोलराइजेशन का डेफिनेशन क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा ये डाइपोल मोमेंट किसकी वजह से हो रहा है, मतलब पोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, तो पोलराइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो वी कैन राइट हियर, और एक फार्मूला है हमारे पास पोलराइजेशन का, वो फार्मूला है पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, राइट। जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा एंड उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, तो पोलराइजेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होता है काय। एक्चुअल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो क्या है, काय ई नॉट। ये जो काय है ना, ये जो सिंबल है ना, ये देखो ये काय, इसका स्पेलिंग, इसको स्पेल ऐसे किया जाता है CHI। अभी इसको तुम लोग ची बोलो, की बोलो, काय बोलो, जो चाहिए वो बोल सकते हो। इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, राइट। तो P इज इक्वल टू काय इंटू क्या है, ई नॉट है, वेर ई नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चलो नोट डाउन करो। तो ये पोलराइजेशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्चुअल में आप लोगों ने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यूज पढ़े थे, बट वो आता कहाँ से, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखा हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहने दो, उसके लिए अगर ये मान लो आपके पास एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसको हम लोगों ने रखा कहाँ पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अंदर रखा, राइट। तो हमें पता है कि यहाँ पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सही है। तो ये सारा पॉजिटिव इधर, सारा नेगेटिव, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा जाता है इसे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखो आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा भी एनालिसिस करेंगे हम लोग इसका। मान लो जब आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो आपके पास सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है, सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट, राइट। जैसे ही मैंने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो उस केस में क्या हो रहा है, ये चार्जेस का रीओरिएंटेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है। ये किस चार्ज की वजह से इंड्यूस हुआ, तो उस चार्ज को कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्जेस, राइट। तो अभी देखो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट है और एक है ई इंड्यूस, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो दोनों अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो वी कैन राइट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, वो कितना आएगा, ये दोनों का वेक्टर एडिशन या सबट्रैक्शन तुम लोग कह सकते हो, वो आएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपका ई क्या है यहाँ पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो एक्सटर्नल ई नॉट था, इंड्यूस ई आई है, राइट। दोनों को कैंसिल करने के बाद जो आता है वो क्या आएगा, ई आएगा, एंड ई नॉट का वैल्यू ई आई से ज्यादा ही होता है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, जनरली इसी डायरेक्शन में आता है। कोई डाउट इसमें, राइट। ओके चलो अगेन बेसिक एनालिसिस पे आते हैं हम लोग। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई नॉट था। अभी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने के पास आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, आपके पास ई है। क्या है, ई है। आई विल राइट हियर, देखो बिफोर डाइलेक्ट्रिक, बिफोर
डाइलेक्ट्रिक, आपके पास कितना फील्ड था, ई नॉट था। जैसे ही तुम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो वहां पर एक इंड्यूस चार्ज आ रहा है, इंड्यूस चार्ज की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू घट रहा है, तो आपका आफ्टर डाइलेक्ट्रिक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला, ई मिला, मतलब डिक्रीज हुआ ना, क्या हुआ यहाँ पर, डिक्रीज हुआ। तो मतलब जो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको किस फैक्टर के साथ डिवाइड करे, उसको किस फैक्टर के साथ डिवाइड करे, सो दैट आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। दैट फैक्टर इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल। क्या है डेफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किस नंबर के साथ डिवाइड करे सो दैट आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। दैट नंबर इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ दैट मटेरियल, एज द मटेरियल इज डाइलेक्ट्रिक, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दो सिंबल आपके पास देखा जाए तो एक है के और एक है एप्सिलॉन आर, दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज करो, डजंट मैटर, राइट। तो k को अभी हम लोग लिख सकते हैं k इज इक्वल टू ई नॉट बाय ई। अभी ये दोनों भी फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद रखना, कैपेसिटर में बहुत काम में आने वाले हैं दोनों फॉर्मूला, राइट। तो E क्या है, E इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, K इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा ये E का वैल्यू प्लेस करें क्या हम लोग यहाँ पर, तो K क्या होता है, देखो K होता है ई नॉट बाय ई माइनस ई नॉट, एक मिनट, ई का वैल्यू क्या है, ई नॉट माइनस ई आई, आएगा ना ऐसे के का वैल्यू। अच्छा सेकंड पार्ट पे आते हैं। अभी हम लोग ने देखा था 11th में कि एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है, मेटल के लिए इन्फिनिटी होता है। वो कैसे, देखो सपोज मैंने कहा कि ये डाइलेक्ट्रिक कौन है, एयर है, तो अभी देखो जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मान लो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एयर है, राइट। अभी एयर में मॉलिक्यूल का जो क्वांटिटी है वो कम है, इसीलिए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एयर के अंदर उसका वैल्यू क्या होगा, लगभग 0 होगा। एयर के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, एयर और वैक्यूम के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, लगभग 0 है। इसका मीनिंग क्या है, के क्या आएगा, ई नॉट बाई ई नॉट, ई नॉट बाई ई नॉट मतलब कितना, 1। इसीलिए तुम लोगों ने रटा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर कितना आता है, 1 आता है, राइट। अच्छा चलो मेटल के लिए देखते हैं हम लोग। तो मेटल के लिए देखो यहाँ पर, अभी मेटल, अभी जैसे हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मेटल रखा, मेटल के अंदर तो पहले से बहुत सारे चार्जेस है, बहुत सारा चार्ज है, मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा आएगा उसके अंदर, बहुत ज्यादा मतलब कितना आता है, तो इन मेटल इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड उस केस में के का वैल्यू कितना हो जाता है, इनफाइनाइट। कितना हो जाता है, इनफाइनाइट, राइट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसका प्रॉपर्टी है, राइट डाउन, ये डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एयर के लिए, अगर एयर एज ए इंसुलेटर है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 रहेगा, मेटल एज ए इंसुलेटर है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होगा। तो अब अगर आप लोगों ने यहाँ पे वुड रखा, प्लास्टिक रखा, तो हर मटेरियल के लिए के का वैल्यू क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, राइट। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो आज का थोड़ा सा लेक्चर लंबा खींच गया, ये जरूरी था, इतना पढ़ना तो बेसिक पता ही होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दी कैपेसिटर। नेक्स्ट लेक्चर से तो अपना कैपेसिटर स्टार्ट होने वाला है, राइट। ये जो फॉर्मूला है आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके साथ सेमीकंडक्टर भी आता है। उसके बाद देखा फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज क्या होता है। उसके बाद देखा डाइलेक्ट्रिक क्या है, उसके टाइप क्या है, पोलर नॉन पोलर, दोनों का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद बिहेवियर, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब बिहेवियर देखा तो हम लोगों ने 2 कंसेप्ट पढ़े, एक था पोलराइजेशन, पोलराइजेशन के 2 फॉर्मूला, पोलराइजेशन का एक फॉर्मूला क्या था, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एंड बाद में पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड बाद में हम लोगों ने पढ़ा
कि ये जो के है, के को कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसे एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के अंदर प्लेस करते हो, तो उस केस में क्या होता है, इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा। तो कितने फैक्टर से ई नॉट को डिवाइड करे तो सो दैट आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो के होता है ई नॉट बाय ई, वेर ई नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आ गया समझ में। तो ये फॉर्मूला रट लेना, दिमाग में फिट करो। कैपेसिटर के अंदर इसका यूज करने वाले हैं हम लोग बहुत बार, राइट। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।